नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत कर रही हूँ लेखिका पूनम रत्नानी द्वारा लिखी हुई कहानी सम्मोहन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यज्ञदत्त शर्मा नवीन। अब तक वे केवल यज्ञदत्त शर्मा थे। 70 साल की उम्र में नवीन उपनाम लगाने की क्या सूझी उन्हें? यह सवाल मेरे मन में उमड़ी उत्सुकता की सारी हदें पार कर गया। यज्ञदत्त जी से सीधा सवाल करना मुझे ठीक नहीं लगा, सो मैंने तारीफ का तीर फेंका। अरे वाह यज्ञदत्त जी, यह नवीन उपनाम तो बहुत सूट करता है आप पर। हमें भी तो हमराज बनाइए ना, बुढ़ापे में हमारे भी काम आएगा। सवाल का असर हुआ। 70 साल का कमान सा शरीर तीर सा तन गया। मोटे चश्मे के पीछे मुरझाई सी दो बूढ़ी आंखों में चमक आ गई, जैसी बच्चों की आंखों में होती है। यज्ञदत्त जी बोले, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे जीवन में नवीनता आ गई है। जब से मैंने बांसुरी बजानी शुरू की है, तब से मेरे परिवार के लोग मेरे पास आकर बैठने लगे हैं। मेरी बांसुरी की आवाज़ से सम्मोहित होने लगे हैं। मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते पोतियां सब मुझे चाहने लगे हैं। इसलिए मैंने अपने नाम के आगे नवीन उपनाम लगा दिया है। सच पूछो तो अपनी जवानी के दिनों में यह मेरी दिली इच्छा थी, पर मौका ही नहीं मिला। सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। जवानी की चाहत बुढ़ापे में पूरी कर ली। यज्ञदत्त जी को मैं पिछले 12 सालों से जानती हूँ। हफ्ते में 2 बार मेरे दफ्तर आना उनका नियम सा बन गया था। दफ्तर में आते तो सबसे 2 मीठे बोल बोलते, सबसे हाथ मिलाते, हालचाल पूछते, फिर आकर मुझे अपनी राम कहानी सुनाते। पहली बार जब मिले थे तो नौकरी से हाल ही में रिटायर हुए थे। चुस्ती तंदुरुस्ती बरकरार थी। तब एक शौक उनके जीवन का पर्याय बना हुआ था। पेड़ों में आकृतियां तलाशते फिरते थे। पेड़ की शाखों, तनों और जड़ों में आकृतियां ढूंढने का यह शौक उनके जीवन की एकमात्र उपलब्धि था। उनका शयनगार किसी और को पहली नज़र में कबाड़ खाना नजर आ सकता था, पर यज्ञदत्त जी की नज़र में वह उनके जीवन की अमूल्य धरोहर था। उनकी इस धरोहर में शामिल थी गिरगिट के आकार की एक जड़, शेर की मुखाकृति से मेल खाता एक तना, सांप सी लहराती एक शाखा, बुढ़ापे के उजाड़ को चिन्हित करता एक झुरमुट जो किसी पेड़ की जड़ थी, 12 सिंगा का मुंह और ऐसी लगभग 20 आकृतियां। यज्ञदत्त जी अपनी इस धरोहर को संवारते और तराशते भी रहते थे। आकार और आकृति के अनुरूप अपनी कल्पना से कभी कुछ जोड़ देते तो कभी कहीं से थोड़ा कुछ काट देते। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद तैयार होती थी एक धरोहर। जैसे ही कोई आकृति तैयार होती, सीधे मेरे दफ्तर आते, अनुग्रह व आग्रह करने, धरोहर की फोटो खिंचवाते, एक लेख लिखवाते, पत्र पत्रिका में भेज देते। शुरू शुरू में तो मुझे मज़ा आता था, फिर मैं उनसे कतराने लगी, टालने टरकाने का बहाना ढूंढने लगी। उन्हें टालने टरकाने का यह पल और उस पल से उपजा हुआ एहसास कभी कभी मुझे आत्मग्लानि से भर देता था। मेरे इस व्यवहार से उन्हें पीड़ा भी होती थी, पर अपने जीवन में अपनों से मिली पीड़ा के वह इतने आदी हो चुके थे कि सब कुछ हंसकर झेल जाते थे। मेरा टरकाना उनके अपने घर वालों की दुत्कार से बहुत कम पीड़ादायक था। उन्होंने कई बार अपनों से मिली इस दुत्कार की राम कहानी मुझे सुनाई थी। पकी हुई उम्र के थे, इसलिए राम कहानी सुनाते वक्त मन के भीतर उमड़ी आंसुओं की बाढ़ को आंखों के बांध से बांधे रखते थे। क्या मजाल जो एक बूंद भी छलक जाए, मुझे भी अपनी आंखों के गीलेपन को पीना पड़ता था। रिटायरमेंट पर मिला सारा पैसा अपनी पत्नी को देना भी अपने जीवन की पहली और सबसे बड़ी भूल मानते थे। उनकी पत्नी बेटे बहुओं के मोहपाश में बंधी हुई थी। रिटायरमेंट पर मिला रुपया बेटों को देती रही। बेटों ने 2 कमरों वाले पुराने मकान को 4 कमरों वाले आधुनिक मकान बनाने में सारे रुपए खर्च कर दिए। यज्ञदत्त जी के अनुसार उनकी पत्नी सब कुछ लुटा बैठी थी। वे कई बार इस बात को दोहराते थे। इस वाक्य को कभी कभी हादसे का नाम भी देते थे। अपने दर्द को छुपाने के लिए जोर से हंस भी देते थे। मकान बन गया तो सब कुछ बदल गया। मकान का आंगन तो गया ही, अपने भी पराये हो गए। यज्ञदत्त शर्मा के 3 बेटों ने एक एक कमरा अपने कब्जे में ले लिया और चौथे कमरे को ड्राइंग रूम बना दिया। आदमी अपनी हैसियत को छुपाने के लिए अक्सर इस ड्राइंग रूम का सहारा लेता है। खूब सजा धजा के रखा जाता है इसे। ड्राइंग रूम में सभी बूढ़ों का प्रवेश वर्जित रहता है। कोई तख्ती तो नहीं टांगता, पर होता यही है। नए जमाने की नई सोच। यज्ञदत्त शर्मा का घर भी नए जमाने की इस रीत रिवाज से कैसे बच सकता था? परोक्ष अपरोक्ष रूप से उनकी बहुओं ने उन्हें जता दिया था कि ड्राइंग रूम में उनका प्रवेश वर्जित है। मेहमानों के सामने आने की भी सख्त मनाही थी। उनकी जीवन भर की जमा पूंजी से बने उनके अपने घर में उन्हें मकान का वो हिस्सा दिया गया
जिसे पुराने ज़माने का चौक या बरांडा कहते थे। अब उसका नामकरण लॉबी कर दिया गया है। 4 कमरों के बीच की खुली जगह के 2 कोने यज्ञदत्त शर्मा और उनकी बीवी को मिले। एक कोने में यज्ञदत्त जी का पुराना पलंग और कबाड़ जमा था, दूसरे कोने में पत्नी की खाट लगा दी गई। चौक में एक लंबा सा पर्दा भी था। मेहमानों के आने पर इस पर्दे को खींच दिया जाता था ताकि ड्राइंग रूम का रौब कम ना हो जाए। यह तो गनीमत है कि सरकार ने एक नियम बना दिया है, पेंशन अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं हो सकता, वरना शायद ये 2 कोने और 2 वक्त का खाना भी नसीब न होता। यज्ञदत्त जी के ये शब्द मेरे कानों में अक्सर गूंजते रहते थे। उन्होंने एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत पेंशन के 3/4 हिस्से के बदले उन्हें रहने खाने की सुविधाएं मिल रही थीं। बेटों का सुख भी मिल रहा था। इसे नाम सुख कहते हैं। बाप का नाम बेटे के नाम के साथ जुड़ा रहे तो वह नाम सुख कहलाता है। कई लोग तड़पते हैं इस नाम सुख के लिए। यज्ञदत्त जी ने जब अपने तीनों बेटों का स्कूल में दाखिला करवाया था तो बहुत गर्व से नाम लिखा था, राजेश यज्ञदत्त शर्मा, विमल यज्ञदत्त शर्मा, कमल यज्ञदत्त शर्मा। उनकी रिटायरमेंट तक यही नाम चले, घर में भी और घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर भी। नया मकान बना तो पुरानी नेम प्लेट फेंक दी गई और एक नई तख्ती टांग दी गई। इस तख्ती पर लिखा था कमल वाई शर्मा, विमल वाई शर्मा तथा राजेश वाई शर्मा। मन और एहसासों के साथ नाम भी छोटे हो गए थे। यूं तो यज्ञदत्त जी का नाम हर तरह से गायब हो गया था, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। यज्ञदत्त का वाई तो बचा है अभी। इसी वाई को जिंदा रखने के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं। एक अदद बेटे की। यज्ञदत्त जी तो खुशनसीब थे। 3-3 वाई टंगे थे उनके घर के आगे। ऐसे यज्ञदत्त जी ने अपना शौक बदल लिया और अब वे खुश हैं। यह देखकर मुझे आत्मसंतोष मिल रहा था। यज्ञदत्त शर्मा नवीन अपने इस नए शौक के सम्मोहन में पूरी तरह बंध गए थे। बेटे, बहुएं, पोते पोतियां यूं एकदम बदल जाएंगे। उनके अपने जो पराये हो गए थे फिर अपने हो जाएंगे। मेरे लिए यह बात सच्चाई कम और अजूबा अधिक थी। जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर अचानक जिंदगी यूं करवट ले सकती है, इस बात को देखते समझते हुए भी मुझे इस पर विश्वास नहीं हो सका। इस सम्मोहन की टोह लेना मुझे सबसे जरूरी लगने लगा। यज्ञदत्त जी से पूछना बेकार था। वो अपने आप में इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्हें अब दुनिया के किसी और सुख से कोई सरोकार न था। वह एक बात बार बार बताते और गदगद होते रहते थे। वह कहते, न जाने क्या जादू हो गया, जब भी बांसुरी बजाता हूँ पोता पोती बेटे बहुएं पास आ बैठती हैं। बांसुरी सुनते हैं सभी ध्यान से। सब मुझसे प्यार से बातें भी करने लगे हैं। फिर धीरे से बोले, अब तो ड्राइंग रूम में जाने की मनाही भी नहीं। मुझे लगा कि यज्ञदत्त जी को टटोलना, उनके सम्मोहन का कारण जानना मकड़ी के जाल के सिरे को तलाशने जैसा है। मैंने तय कर लिया कि मैं यज्ञदत्त शर्मा नवीन की पत्नी से मिलूंगी। एक दिन मौका तलाश कर मैं उनके घर गई। मेरा सौभाग्य कि मैं उनके घर ऐसे वक्त पहुंची जब घर पर उनकी पत्नी अकेली थी। उनकी पत्नी से मेरा मिलना तो कम होता था, पर वे जानती थी कि मैं यज्ञदत्त जी की एकमात्र सच्ची हमदर्द हूँ। उनकी पत्नी से थोड़ी देर तक मैंने इधर उधर की बात की, फिर सीधा सवाल किया। मेरे सवाल को उन्होंने टालने की बहुत कोशिश की, पर फिर हथियार डाल दिए। मुझसे वायदा लिया कि मैं कभी किसी से इस राज का खुलासा नहीं करूंगी। वह मुझे बताने लगी, हम औरतें सहनशील होती हैं, रिश्तों के खोखलेपन और खालीपन को जी पाती हैं, किसी को कुछ नहीं बताती। पर मुझसे इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती थी। एक सीमा जब पार होती दिखी तो मैंने अपने भीतर छिपाए एक राज का पर्दाफाश कर दिया। राज? मैंने सवाल किया। हाँ राज। जब मैं इस परिवार में आई तब से मैंने मन ही मन कुछ निर्णय कर लिया था। ये बहुत दरिया दिल थे, दिल भी खुला रखते थे, जेब भी। हर महीने पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में रखते थे, फिर जब जितनी ज़रूरत होती लेते रहते। हर महीने मैं इनकी तनख्वाह में से कुछ रुपए बचा लेती थी। ये सारे रुपए आड़े समय में काम आएंगे, यह सोचकर मैं ऐसा करती थी। इसके लिए साल में 12 झूठ बोलने पड़ते थे मुझे। 12 झूठ? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, 12 झूठ। हर महीने तनख्वाह में से जो पैसे बचाती थी उसके बारे में हर महीने एक झूठ बोलना पड़ता था कि सब पैसे खत्म हो गए। फिर इनका रिटायरमेंट हुआ। इन्होंने हमेशा की तरह सारी रकम मेरे हाथ में रख दी। हमने मकान बनवाया। मकान का खर्चा मैं देती रही। एक हद के बाद मैंने कह दिया कि रकम ख़त्म हो गई। यूँ करते करते मेरे पास 5 लाख रुपए जमा हो गए। शुरू में ही मैंने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रखा था। ये सारे पैसे उसमें जमा करवाती रही। ब्याज मिलता रहा। बूंद बूंद करके घड़ा भर गया। वह थोड़ी देर चुप हो गई। गहरी पीड़ा की रेखाएं उनके चेहरे पर उभर आईं। फिर मैंने सवाल किया।
फिर क्या, मैं जानती थी बेटे बहुएं रकम खत्म होते ही मुंह फेर लेंगे, पर इतने संग दिल हो जाएंगे मुझे विश्वास न था। जिन बच्चों पर हमने कभी हाथ नहीं उठाया वे बच्चे अपने पिता पर हाथ उठा लें, यह कड़वा सच मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी पासबुक अपने बेटे बहुओं के सामने रख दी। एक समझौता किया अपनों के साथ। मैं उन्हें रकम दूंगी, वे लोग मुझे और मेरे पति को माता पिता का सम्मान देंगे। सम्मान का यही समझौता रिश्तों का सम्मोहन है। कोई सवाल बाकी न बचा था। मैं उठी और चली आई। घर के बाहर लगी तख्ती भी बदल गई थी। अब उसमें वाई की जगह यज्ञदत्त चिपक गया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पूनम रत्नानी द्वारा लिखी हुई कहानी सम्मोहन। दोस्तों, कहानी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार मुझे कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।